नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 और निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एडवांटेज असम पूरी दुनिया को असम की संभावना और प्रगति से जोड़ने का एक महाअभियान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, तो एक बार फिर हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। असम को बताया पूर्व का गेटवे। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक नेता और निवेशक, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप और छात्र भाग ले रहे हैं। एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट में औद्योगिक विकास, व्यापार, साझेदारी और एमएसएमई क्षेत्र पर फोकस करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 1 मार्च तक 3 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के दौरे पर रहेंगी। आज बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में की गई थी। बिहार एवं देश विदेश से पीएमसीएच के करीब 3500 पूर्व छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नवगठित दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन। आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के साथ हुई सदन की कार्यवाही की शुरुआत। उपराज्यपाल का संबोधन शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता विपक्ष आतिशी समेत 8 विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान दिल्ली विधानसभा में लगे मोदी के नारे। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास का प्रयास करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आबकारी नीति 2024 पर विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की। कैग रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति 2021 के लिए कैबिनेट और एलजी से नहीं ली गई थी अनुमति। दिल्ली विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा। इस पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोहन सिंह बिष्ट के नाम का ऐलान किया है। उत्तराखंडी मूल के मोहन सिंह बिष्ट 7 बार के विधायक और इस बार उन्होंने मुस्तफाबाद जैसी बीजेपी के लिए कठिन माने जाने वाली सीट से जीत हासिल की। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े करप्शन मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने लालू यादव और बाकी आरोपियों को समन्स जारी कर 11 मार्च को पेश होने के लिए कहा। अदालत ने राजद सुप्रीमो के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नया समन जारी किया। सीबीआई ने 18 मई 2022 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार की सजा को लेकर राउज रेवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। कोर्ट ने बीती 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को रेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज राउज रेवेन्यू कोर्ट सुना सकती है फैसला। अमानतुल्ला पर पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप। संभल के डीएम राजेंद्र पेसिया ने कहा कि बीते साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में अभी तक 80 आरोपी पकड़े गए हैं। मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। संभल एक बार फिर सुर्खियों में। संभल के चामुंडा देवी मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने से खफा 15 हिंदू परिवारों ने बड़ा कदम उठाया। अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि चामुंडा मंदिर की भूमि पर लंबे समय से दबंगों का है कब्जा। जीर्णोद्धार के नाम पर हिंदू धर्मस्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने कहा कि मंदिर स्थल से अतिक्रमण पूरी तरह से हटाया गया। संभल के डीएम राजेंद्र पेसिया ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही। मणिपुर के राज्यपाल की अपील के बाद राज्य में स्वेच्छा से अवैध हथियार सरेंडर करने की प्रक्रिया तेज हुई। पश्चिमी इंफाल जिले में 25 से ज्यादा हथियार पुलिस को सौंपे गए। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम एसएलबीसी सुरंग में हुए हादसे में फंसे 8 मजदूरों को निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों का बचाव अभियान जारी। बचाव अभियान के लिए सुरंग में एंडोस्कोपिक और रोबोटिक कैमरों का प्रयोग किया जा रहा है। इस दुर्घटना में जीवित बचे कर्मचारियों को अपने सहकर्मियों की सुरक्षित वापसी की है उम्मीद। फ्रांस यात्रा पर गए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पेरिस में फ्रांस के सेना प्रमुख जनरल पियरे शिल से की मुलाकात। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के खिलाफ बेंगलुरु में कर्नाटक लोकायुक्त और ईडी में 150 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। भाजपा नेता एनआर रमेश ने लोकायुक्त और ईडी को शिकायत करने के साथ ही इससे संबंधित दस्तावेज भी सौंपे। रमेश ने आरोप लगाया है कि घोटाले में सैम पित्रोदा शामिल है।
पूरी आन बान शान के साथ चल रहा है सनातन आस्था का महापर्व दिव्य भव्य महाकुंभ। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वालों की तादाद 63 करोड़ के पार हो चुकी है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। सोमवार को महाकुंभ में 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। मेला प्राधिकरण की ओर से मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। दिव्य भव्य और अलौकिक महाकुंभ की छटा देखते ही बन रही है त्रिवेणी संगम पर पावन डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ का आधिकारिक समापन कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर होगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। महाशिवरात्रि स्नान पर्व के लिए मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर में नो व्हीकल जोन प्लान लागू। मेला क्षेत्र में आज शाम 4 बजे से और प्रयागराज कमिश्नरेट में आज शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन लागू। हालांकि दूध, सब्जी, दवाइयां, पेट्रोल, डीजल, एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सामग्रियों की गाड़ियों और डॉक्टर, पुलिस प्रशासन के वाहनों पर नहीं लगेगी कोई रोक-टोक। महाकुंभ मेला प्रशासन ने श्रद्धालु से अनुरोध किया है कि वे अपने प्रवेश के सबसे निकटतम घाट पर ही स्नान करें ताकि सभी को सुगमता और सुरक्षा मिल सके। आज हरे निशान के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 11 अंक चढ़कर 74,465 और निफ्टी करीब 11 अंकों के साथ बढ़त के साथ 22,564 पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आज होगा समापन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी आज वैश्विक निवेशक सम्मेलन में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन के पहले दिन बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव मिले। इसमें 22,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के इंटेंशन टू इन्वेस्ट MOU और निवेश प्रस्ताव शामिल। इन निवेश प्रस्तावों में 13,43,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। वहीं राज्य सरकार और NHAI के बीच भी 1 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक कर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं पर परस्पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा के शेयर धारकों ने एक या कई किश्तों में इक्विटी शेयरों के QIP के जरिए 5,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इरेडा के बोर्ड ने बीती 23 जनवरी को धन जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी को एक या कई किश्तों में जारी होने के 7% तक कम करना शामिल है। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा। फोरम का आयोजन आगामी 3 से 5 मार्च को जयपुर में होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। सम्मेलन का समापन जयपुर घोषणा पत्र को अपनाने के साथ होगा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की समीक्षा के आधार पर रिजर्व बैंक ने 25 फरवरी 2025 से प्रशासक के सलाहकारों की समिति का भी पुनर्गठन किया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर आधार जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कृत्रिम मेधा उपकरण के साथ किया जाए तो उसकी ताकत 100 गुना बढ़ सकती है। केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का उद्घाटन किया। प्रकृति 2025 कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों का व्यक्तियों को दिए गए आवास ऋण उनके कुल ऋणों के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। IT उद्योग का राजस्व चालू वित्त वर्ष में 5.1% बढ़कर 282.6 अरब डॉलर पहुंच सकता है। वहीं उद्योग का राजस्व 300 अरब डॉलर के पार पहुंचने की उम्मीद।
नासकॉम के अध्यक्ष राजेश नाम्बियार ने कहा कि इस साल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 1.26 लाख लोगों को नौकरियां मिली। वहीं कंपनियों का घरेलू राजस्व 7% बढ़कर 58.2 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान। एलजी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वांग मोकू अपनी भारतीय इकाई यानी कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से पहले भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। कॉफी चेन स्टारबक्स ने वैश्विक स्तर पर 1100 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बनाई। कंपनी ने कहा कि संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए यह कदम उठाया गया। स्टारबक्स ने कहा कि कंपनी में खाली पड़े सैकड़ों पदों को भी समाप्त कर दिया जाएगा। अधिक कुशलता से काम करना और जवाबदेही बढ़ाना है कंपनी का उद्देश्य। डॉक्टर जयशंकर ने वर्चुअल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के 98वें सत्र को किया संबोधित। बहुपक्षीय प्रणाली और आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर बात की। विदेश मंत्री ने कड़े शब्दों में आतंकवाद से निपटने को लेकर भारत का रुख साफ किया। कहा, आतंकवाद से किसी भी रूप में समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने क्षमता निर्माण और मानव संसाधनों को मजबूत करके मानवाधिकारों के वैश्विक संवर्धन और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में यूक्रेन पर आए प्रस्ताव पर हुआ मतदान। इस मतदान में भारत सहित कुल 65 सदस्यीय देशों ने भाग नहीं लिया। प्रस्ताव में समर्थन में 93 वोट पड़े जबकि विरोध में 18 वोट पड़े। यह प्रस्ताव यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी देशों ने प्रस्तुत किया था, जबकि शांति स्थापना के उद्देश्य वाला दूसरा प्रस्ताव अमेरिका की ओर से आया। दोनों ही प्रस्ताव आम सभा में पारित हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। कहा, यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। वहीं ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी का नहीं किया जिक्र। कहा, यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने की लागत और बोझ केवल अमेरिका को ही नहीं उठाना चाहिए, इसके लिए यूरोपीय देशों को भी आगे आना होगा। मैक्रोन ने जवाब दिया कि यूरोप सुरक्षा भार को अधिक निष्पक्ष रूप से साझा करने की आवश्यकता को समझता है और कहा कि रूस के आक्रमण की 3री वर्षगांठ पर हुई वार्ता ने आगे का रास्ता दिखाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ G7 के देशों के नेताओं से की बात। ट्रंप ने कहा कि G7 के सभी नेता चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने को लेकर उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी गंभीर चर्चा हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। अमेरिकी दक्षता विभाग के प्रमुख इलॉन मस्क के संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी का मामला पहुंचा अदालत। मस्क की धमकी के लिए संघीय कर्मचारियों ने उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया इलॉन मस्क का समर्थन। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ बैठक के दौरान ओवल ऑफिस में कहा कि मस्क जो कर रहे हैं वे कह रहे हैं। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में हुआ थोड़ा सुधार। वैटिकन की रिपोर्ट के अनुसार लैब रिपोर्ट में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। दक्षिण कोरिया में पुल गिरने की घटना में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। प्रशासन के अनुसार कई लोगों के मलबे में दबने की सूचना है, जिन्हें निकालने के लिए फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड की जीत के साथ भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। वहीं मेजबान पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश से मिले 237 रन के लक्ष्य को 46 ओवर और 1 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 112 रन की पारी खेली, जबकि टॉम लैथन ने 55 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश ने 9 विकेट पर 236 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक 77 रन नजमुल हुसैन शांतो ने बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम होगी आमने सामने। यह मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की थी। विमेंस प्रीमियर लीग में सोमवार को खेले गए मैच में यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सुपर ओवर में मात दी। निर्धारित 20 ओवर तक स्कोर बरकरार रहने के बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 180 रन बनाए। आरसीबी ने के लिए एलिसे पेरी ने 90 रन बनाए। वहीं डैनी वियात हॉस ने 57 रन की पारी खेली। जवाब में यूपी की टीम ने भी 20 ओवर में 180 रन बनाए। यूपी के लिए सोफी एक्लेस्टन ने 19 गेंद में 33 रन की पारी खेली। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। गुजरात की टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4थे स्थान पर है। महिलाओं की एफआईएच प्रो लीग में नीदरलैंड्स ने भारत को 4-2 से हरा दिया। कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत की ओर से उदिता ने 2 गोल दागे। पुरुषों की एफआईएच प्रो लीग में भारत को इंग्लैंड के हाथों हार झेलनी पड़ी। भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में रोमांचक मैच में इंग्लैंड ने भारत को 3-2 से हराया। भारत की हर्षिता जाखड़ ने एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप 2025 की महिला जूनियर व्यक्तिगत पॉइंट रेस में जीत हासिल कर ली है। वहीं रोनाल्डो सिंह ने एलीट पुरुषों में 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल फाइनल में क्वालिफाई किया। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से हो रहा है। भारत की ओर से किदाम्बी श्रीकांत, प्रियांशु राजावत, किरण जॉर्ज, अनमोल खरब और अनुपमा उपाध्याय हिस्सा लेते नजर आएंगे। बेल्जियम के गोलकीपर थिबो कोर्टोइस राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए उपलब्ध हैं। उनकी अगले महीने टीम में वापसी की उम्मीद है।
एटलेटिको मैड्रिड की टीम आज स्पेनिश कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में बार्सिलोना से भिड़ेगी। टीम के मैनेजर ने अपने खिलाड़ियों से सिर्फ अगली चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। बार्सिलोना के मैनेजर का कहना है कि उनकी टीम को ला लीगा में मिली हार को भुलाकर कोपा डेल रे के एटलेटिको के खिलाफ मैदान में उतरना होगा। ला लीगा में एटलेटिको ने 18 साल बाद बार्सिलोना को उसके घर पे मात दी थी। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में 24 फरवरी को सिंगर मोहित चौहान के गीतों संग होगा संस्कृति का महाकुंभ। संस्कृति ग्राम, गंगा यमुना पंडाल, त्रिवेणी पंडाल और अहिल्याबाई होलकर पंडाल समेत सभी मंचों पर सांस्कृतिक होंगे का आयोजन। फिल्म छावा ने रिलीज के 11वें दिन 12 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 339 करोड़ को पार कर गया है। अर्जुन कपूर की फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी ने चौथे दिन की 51 लाख रुपए की कमाई। फिल्म ने अब तक कुल 4 करोड़ 82 लाख रुपए का कारोबार किया। अभिनेता गजराज राव और रेणुका चौहान स्टार वेब सीरीज दुपहिया के निर्माताओं ने जारी किया ट्रेलर। ये शो 7 मार्च को होगा स्ट्रीम। फिल्म आर्टिकल 370 की रिलीज को 1 साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर यामी गौतम ने फिल्म से जुड़े अपनी यादों को साझा किया और बताया कि सिर्फ ये एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसका सुनाया जाना जरूरी था। साउथ अभिनेता यश की फिल्म टॉक्सिक अंग्रेजी और भारतीय भाषा दोनों में शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। साथ ही फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय कास्ट भी कर रही है काम। बॉबी देओल ने अपनी आगामी वेब सीरीज आश्रम 3 पार्ट 2 को लेकर अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि वे इस तरह के रोल का इंतजार कर रहे थे। साथ ही वे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते थे। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश होकर बयान दर्ज कराया। फिल्म गेम चेंजर के निर्माताओं पर लगा बैकग्राउंड एक्टर्स का बकाया नहीं चुकाने का आरोप। बैकग्राउंड एक्टर्स ने दर्ज कराई एफआईआर। अजीत कुमार और त्रिशा कृष्णन की फिल्म विदा मुयार्ची 3 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हो रही है रिलीज। फिल्म माय मेलबर्न का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 14 मार्च को भारतीय सिनेमाघरों में देगी दस्तक। एड्रियन ब्रॉडी अभिनीत फिल्म द ब्रूटलिस्ट इसी महीने 28 फरवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। हालांकि भारत में रिलीज से पहले इस फिल्म पर सेंसर की कैंची चल गई है। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान की फिल्म नादानिया 7 मार्च को हो रही है रिलीज। इस फिल्म में इब्राहिम अपने बॉलीवुड डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। अभिनेता संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर बॉलीवुड में कदम रखने को तैयार। वे दक्षिण भारत की फिल्म वृषभ में आएंगी नजर। फिल्म इसी साल होगी रिलीज। और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर राइटर करने वाले डेब्यू। वे एक वेब सीरीज से इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।